सो सर मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आपने ऑन्कोलॉजी फील्ड ही क्यों चूज किया? मेरे फर्स्ट कजिन डायग्नोस्ड हुई कैंसर, मतलब हम कुछ कर नहीं पाए थे, मतलब शी हैड एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर, वी हैड लॉस्ट हर। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। ऑन्कोलॉजी का अपना करियर स्टार्ट किया तब में और आज में क्या मेजर चेंजेस आए हैं कि आप इस फील्ड में क्या और चेंजेस देख रहे हैं? उस टाइम में इतने सारे दवाई अवेलेबल नहीं था कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। उस टाइम के मुकाबले कम से कम 70-80% दवाइयाँ बढ़ गया है। कैंसर होता क्या एग्जैक्टली? वो बॉडी में कैसे डेवलप होता है? हमारे शरीर के अंदर किसी सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट में आगे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? जिस तरह से एआई हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैंसर में भी इसका बहुत ही जोरदार इफेक्ट आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर इनसाइट, जहां हम कैंसर जैसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे साथ हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमारदीप दत्ता चौधरी सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर कुमारदीप दत्ता चौधरी, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग। तो सर बेसिकली हमारा इस चैनल का मोटिव है हम छोटी से छोटी जानकारी अपने व्यूवर्स तक पहुंचाएं कैंसर से रिलेटेड। सो आपका टिपिकल दिन कैसा होता है आपकी ओपीडी में? हम ओपीडी शुरू करते हैं सुबह 9 बजे। फिर पेशेंट आते हैं जिनका डे केयर में केमोथेरेपी लगाना होता है, डे केयर एडमिशन के लिए, या कुछ लोग होते हैं कि वार्ड एडमिशन के लिए आते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको केमो लगा के गए हैं बट घर में जाके कोई दिक्कत आ गई, जैसे किसी को फीवर आ गया या उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं। अब सीजनल फ्लू बुखार जैसे अभी चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, तो बहुत लोग ये सब भी लेके आते हैं। तो उस तरह से फिर हमें सिम्टम्स देख के अगर लगता है कि हाँ, जिनका केमोथेरेपी के लिए फिट है, वो ब्लड टेस्ट करा के आते हैं। ब्लड टेस्ट अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम एडमिट कर देते हैं। वो चाहे डे केयर में कराना है तो डे केयर में कर देते हैं, या तो वार्ड में कराना है तो वार्ड में कर देते हैं। अगर किसी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, फिर अकॉर्डिंगली हम उसकी मैनेज करते हैं। अगर किसी की ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत हो तो हम बताते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन कराना है, फिर केमो चल पाएगा, तो उस हिसाब से हम एडमिट करते हैं। जिनका बुखार, खांसी या कोई और सिम्टम जैसे लूज मोशन या वॉमिटिंग लेके आए हैं, अगर ज़्यादा सिम्टम है, पेशेंट स्टेबल नहीं है, तो हम एडमिशन के लिए बोलते हैं कि एडमिट हो जाइए, सपोर्टिव केयर चलेगा। क्योंकि जो लोग कैंसर से पीड़ित है उनका इम्यूनिटी लेवल भी लो होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि सीवियर टाइप ऑफ इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो रहता है। बिकॉज इन्फेक्शन के कारण जैसे सेप्सिस टाइप की कुछ बन जाता है, तो ब्लड प्रेशर या दूसरी यूरिन आउटपुट ये सब कम हो जाता है। तो उस तरह की सिचुएशन में हमें एडमिट करना ही पड़ता है। इंडिकेशन है वो एडमिशन की। एडमिट करके आईवी एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड ये सब चलाना होता है, तो फिर उस हिसाब से होता है। फिर जैसे ओपीडी खत्म होता है, फिर बीच में हम जाके राउंड करते हैं। आईपीडी, जो आईपीडी में पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनकी राउंड करते हैं, उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी सिम्टम्स है उस हिसाब से उनका इलाज करते हैं। जिनका केमो चल रहा है, केमो देखते हैं कि हाँ सब सही चल रहा है या कोई सिम्टम है, कुछ दिक्कतें हैं, उस हिसाब से। जिनका डिस्चार्ज है, प्लान डिस्चार्ज करते हैं। फिर राउंड के बाद फिर से ओपीडी में आते हैं। फिर ओपीडी में नए पेशेंट आते हैं या जो भी पुराने पेशेंट आते हैं उनका अटेंड करते हैं। तो वही है, 9 to 5 यही रूटीन रहता है। ओके। सो सर मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आपने ऑन्कोलॉजी फील्ड ही क्यों चूज किया? इसमें कोई पर्सनल रीजन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली जब मैं एमडी मेडिसिन कर रहा था, उस टाइम में आपको पता ही होता है कि एमडी मेडिसिन जब कर रहे होते हैं, बच्चों का उम्र क्या होता है, मतलब 24-25 साल होता है। उस टाइम में मेरे ही एज के मेरे फर्स्ट कजिन डायग्नोस्ड हुई कैंसर। मतलब हम कुछ कर नहीं पाए थे, मतलब शी हैड एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। और मेरे ही उम्र की, मतलब 1-2 साल बड़ी थी मुझसे, एंड वी हैड लॉस्ट हर। मतलब डायग्नोसिस के बाद बहुत टाइम नहीं रहा, क्योंकि जब डायग्नोस हुआ था ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका था। उस जो भी है, इन्होंने लेट प्रेजेंट किया, या जो भी डायग्नोसिस नहीं हो पाया टाइम पे, या जो भी है कारण रहा है, वो अलग है।
ओके। बट ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि भाई मतलब 25-26 साल या 27 साल की कोई मतलब कैंसर हो रहा है और मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस या इलाज के बिना ही डेथ हो गया। तो तब मुझे लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए। ओके सर, जब आपने ये ऑन्कोलॉजी का अपना करियर स्टार्ट किया तब में और आज में क्या मेजर चेंजेस आए हैं, और आगे आप इस फील्ड में क्या और चेंजेस देख रहे हैं? काफ़ी टाइम बीत गया, बीच में 20 साल करीब हो चुका है जी। उस टाइम में इतने सारे दवाई अवेलेबल नहीं था कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इतने सारे दवाई अवेलेबल नहीं था, ना तो इतना फैसिलिटी अवेलेबल था। 2-4 सेंटर ही थे पूरा देश में उस टाइम में कैंसर मैनेजमेंट के लिए। उस टाइम में जैसे ही दवाई भी कम था, ट्रेन डॉक्टर्स भी कम थे, और आज के डेट पे उस टाइम के मुकाबले कम से कम 70-80% दवाइयाँ बढ़ गया है। इलाज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत एडवांस टेक्निक्स आए हैं, और मतलब काफ़ी ड्रामेटिक चेंज हुआ है, आप कह सकते हैं एक तरह से। ओके। और आज के डेट में टायर 2 सिटीज़ में भी ऑन्कोलॉजी सेंटर है, ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल है। मतलब कैंसर केयर आप कह सकते हो कि एक रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया है 20 सालों में। जी। सो सर, हम देखते हैं अभी भी काफ़ी मिथ रहते हैं लोगों में। तो कैंसर होता क्या एग्जैक्टली, और वो बॉडी में कैसे डेवलप होता है? कैंसर जो हम समझते हैं वो है, कैंसर हमारे शरीर के अंदर किसी सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, वो है। हमारे शरीर में ग्रोथ होता है, सेलों का ग्रोथ होता है, जो एक बच्चे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के बाद एक जो छोटा होता है जो कुछ ही सेंटीमीटर का होता है, वो धीरे धीरे बढ़ के उसका साइज बढ़ जाता है। और तो साइज तो तभी बढ़ता है जब सेल के नंबर बढ़ते हैं, सेल की साइज बड़े होते हैं। बट ये कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में कोई कट होता है, कट कुछ ही दिनों में हील हो जाता है। कैसे हील होता है? बिकॉज वहाँ पे सेल का ग्रोथ हो रहा है, बट वो एक टाइम के बाद जाके सेल का ग्रोथ बंद हो जाता है, बिकॉज ये कंट्रोल में है। बट जब ये सेल ग्रोथ कंट्रोल में नहीं रहेगा, अनकंट्रोल ग्रोथ होता ही रहेगा, एक के बाद एक, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा ही होता रहेगा अनकंट्रोल्ड, मतलब स्टॉप बटन नहीं है, तब ये कैंसर बन जाता है। ओके। सो जनरली कौन से कॉमन टाइप कैंसर आप ट्रीट करते हैं सर ज़्यादा? कैंसर में लेडीज में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोन कैंसर, ओवरियन कैंसर, ये सारे कॉमन कैंसर्स हैं। कोलोन कैंसर भी है। मेल में देखा जाए तो लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, स्टोमक कैंसर, कोलोन कैंसर, ये मेल में कॉमन कैंसर है। तो सर कैंसर को लेके लोगों में कौन सी कॉमन मिथ या गलतफहमियां हैं जो आप दूर करना चाहते हैं? बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के मन में कि आप बायोप्सी करोगे तो फैल जाएगा। एक तो है ये बायोप्सी करोगे या एफएनएसी करोगे तो फैल जाएगा, या बायोप्सी और एफएनएसी के लिए बोल दिया इसका मतलब कैंसर है। ऐसा नहीं है। बायोप्सी और एफएनएसी बहुत बार डाउट होता है कि है भी नहीं, तो उसमें आप प्रूफ कैसे करोगे? जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो 100% आपको बताएगा हाँ भाई ये कैंसर है या नहीं है, वो तो बायोप्सी ही बताएगा। तो बायोप्सी के बिना डायग्नोसिस नहीं बनेगा, डायग्नोसिस नहीं बनेगा तो इलाज भी नहीं होगी। हमारे कितने सारे पेशेंट हैं, जितना भी पेशेंट हमारे आते हैं बिना बायोप्सी का तो किसी का इलाज नहीं होता, और बायोप्सी होती है तभी पता चलता है कि हाँ भाई किस तरह का कैंसर है, और उस कैंसर में सबसे बढ़िया दवाई कौन सा रहेगा। आप जैसे मान लीजिए कि लंग कैंसर का ही आप पकड़ लेते हैं। लंग कैंसर एक बीमारी थोड़ी है। लंग कैंसर में एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, उसका इलाज अलग है। एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर में एडेनोकार्सिनोमा है। एडेनोकार्सिनोमा में जो सबसे बढ़िया इफेक्टिव ड्रग है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में काम नहीं करेगा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एक तरह का लंग कैंसर है। फिर ब्रोंकोअल्वेओलर कार्सिनोमा, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, तो हर एक में बेस्ट दवाई जो है अलग है। एडेनोकार्सिनोमा का जो बेस्ट दवाई है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में काम नहीं करेगा।
स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में जो बेस्ट दवाई है वो एडेनोकार्सिनोमा में वो बेस्ट दवाई है नहीं। स्मॉल सेल लंग कैंसर की दवाई अलग है। तो आप जब बायोप्सी ही नहीं करोगे, पता ही नहीं चलेगा आपका कौन सा बीमारी है, तो आप दवाई कैसे दोगे और कौन सा दवाई काम करेगा। और हमारे जितने भी पेशेंट होते हैं बिना बायोप्सी के तो होता नहीं है, और पेशेंट क्योर भी होते हैं। अगर बायोप्सी करने से बीमारी फैल जाती तो कोई भी ठीक नहीं होता, फिर तो उस आप लॉजिक लगाओगे उस हिसाब से तो कोई भी पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में जाके एलोपैथिक केमोथेरेपी या सर्जरी कराते हैं तो कोई भी पेशेंट ठीक नहीं होना चाहिए, और ठीक होते हैं ना। तो ये कॉमन मिथ है। दूसरा मिथ ये है कि शुगर आप कम कर दोगे तो कैंसर सेल का डेथ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शुगर हर एक सेल के लिए चाहिए, कैंसरस सेल के लिए भी चाहिए, नॉन कैंसरस सेल के भी चाहिए, नहीं तो सेल का ग्रोथ ही नहीं होगा। वो फूड है हर एक सेल का। आप एकदम से बंद कर दोगे तो ऐसा थोड़ी है कि सिलेक्टिवली सिर्फ कैंसर सेल मर जाएगा, नॉर्मल सेल भी अफेक्टेड हो जाएगा। शुगर नहीं जाएगा तो नॉर्मल सेल भी अफेक्टेड हो जाएगा। और शुगर आप नहीं लोगे, एज ए कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे, तो शुगर हमारी बॉडी के अंदर फैट से शुगर बनाना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन से शुगर बनाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है शरीर के अंदर कि दूसरे सोर्स से जब शुगर नहीं मिलती है, दूसरे सोर्स से शुगर बनाने शुरू हो जाते हैं। हालांकि आप अलग तरीके से बोल सकते हैं कि ज़्यादा शुगरी फूड हम लेते हैं, शुगरी सिरप लेते हैं या शुगर रिच फूड लेते हैं तो हम ओबेस बन सकते हैं, मोटापा हो सकता है। मोटापा बहुत तरीके की कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। इवन मोटापा से अगर कोई कैंसर पेशेंट भी है और मोटा है तो उसमें उनका क्योर रेट भी कम है। तो ये चीजें हैं। बट शुगर बंद करने से कैंसर सेल बंद हो जाएगा, ये सही नहीं है सोच। आज के टाइम में कैंसर डिटेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, जब किसी का सस्पिशन है कि हाँ कैंसर है नहीं है, या कोई हमारे पास जब आते हैं यूजुअली या तो डायग्नोस्ट होके आते हैं या तो हाई सस्पिशन के कारण आते हैं कि हाँ कैंसर तो नहीं है। तो हमें डायग्नोसिस कैसे बनाना है? कोई भी अगर जैसे गांठ है किसी की तो वो गांठ से बायोप्सी लेनी है हमें, या एफएनएसी करनी है। ज़्यादातर हम बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। या किसी की अगर कोई स्कैन करके आए हैं, मान लीजिए स्कैन करके पता चले कि लंग में एक मास है, तो लंग मास का हम या तो ब्रोंकोस्कोपी से बायोप्सी लेंगे या कोई सिटी गाइडेड या कोई इमेज गाइडेड तरीके से हम उसका बायोप्सी लेंगे, क्योंकि बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। डायग्नोसिस की एक ही तरीका है, साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस बायोप्सी से ही बनता है। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट है, लंग मास है बट फ्लूइड भी है, लंग में फ्लूइड भी है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड टैपिंग करके उसका साइटोलॉजी सेल ब्लॉक के लिए भेजते हैं, उसमें मैलिग्नेंट सेल ढूंढते हैं। तो कभी कभार इसमें भी पॉजिटिव आ जाता है तो उससे भी फिर डायग्नोसिस बन जाता है। कभी कभार क्या होता है, पेट में पानी होता है, पेट में पानी है तो पेट की पानी निकाल के उसका साइटोलॉजी करा लेते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है हाँ भाई उसमें कैंसर है कि नहीं है। किसी की अगर आंत में बीमारी है, आंत में वो कैंसर है, तो हम एंडोस्कोपी करके उसका बायोप्सी ले लेते हैं। उस बायोप्सी से हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या है। तो मेन तो बायोप्सी है, वो किस तरह से लिया जा रहा है, कहाँ से लिया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडलिटी यूज करोगे बायोप्सी लेने के लिए। सर, जब आप पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हो तो आप किन फैक्टर्स को कंसिडर करते हो? एक तो पहले तो देखते हैं कि डायग्नोसिस क्या है, कि क्या कैंसर है, किस टाइप की कैंसर है। दूसरा हम देखते हैं कि स्टेज क्या है, जो भी कैंसर उनके सफर कर रहे हैं उसकी स्टेज क्या है, फैलाव क्या है। तीसरा देखते हैं मोलिकुलर टाइप क्या है उस कैंसर का। मान लीजिए कि चौथी स्टेज है, एग्जाम्पल की तरफ से बता रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है, चौथी स्टेज है, आप हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो उनका हार्मोन थेरेपी से ही काम बनेगा। अगर हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव है फिर हमें केमोथेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। तो कभी कभार बायोप्सी के साथ साथ हमें मोलिकुलर मार्कर भी चाहिए होता है। जैसे हम लंग कैंसर में देखते हैं, हम लंग कैंसर में एडेनोकार्सिनोमा आया या नॉन स्मोकर है उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो काफ़ी सारे मोलिकुलर टेस्टिंग करते हैं, जैसे EGFR, एल्क हो गया, रोस हो गया, इस तरह की काफ़ी सारे 10-12 टेस्टिंग करते हैं, PD-L1 हो गया। तो अगर जैसे EGFR, एल्क ये सब पॉजिटिव आता है तो हम ऑरल टैबलेट से भी एडवांस स्टेज की लंग कैंसर को इलाज कर सकते हैं। तो एक तो है कि पहले डायग्नोसिस, दूसरा मोलिकुलर मार्कर, तीसरा स्टेज क्या है, एडवांस स्टेज में थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट, लोकलाइज स्टेज पे अलग ट्रीटमेंट,
फिर पेशेंट की फिटनेस क्या है, पेशेंट क्या फिट है थेरेपी लेने के लिए, वो हमें देखना है। दूसरा है, कभी कभार ये होता है कि पेशेंट के लिए ये फिट है, सबसे ज़्यादा बढ़िया यही दवाई है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट पेशेंट वो ले नहीं पाते, तो आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताना है पेशेंट को जो अफोर्ड कर पाए। फैमिली क्या चाहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जिकल रिसेक्टेबल है बट फैमिली चाहता नहीं है कि सर्जरी हो। बहुत बार उल्टा भी होता है, बहुत बार फैमिली ये नहीं चाहते कि केमोथेरेपी हो बट सर्जरी हो जाए। तो फैमिली चॉइस भी जबरदस्ती तो किसी का भी हो नहीं सकता। फैमिली क्या चाहते हैं एंड पेशेंट क्या चाहते हैं, उस पर भी मैटर करता है। राइट। बहुत बार आप देना चाहते हो पेशेंट इज कैंडिडेट फॉर द केमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जो भी है थेरेपी के लिए, फैमिली काउंसल्ड है, यस दे आर गिविंग कंसल्ट बट पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द थेरेपी, तो आप उस स्थिति में आपको फिर नहीं कर पाओगे। सर काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि जब आपको पेशेंट को बैड न्यूज़ आपको देनी होती है तो उस टिपिकल टाइम को आप कैसे हैंडल करते हैं? यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं आता, धीरे धीरे होता है एंड यू हैव टू डिस्कस इन डिटेल विद द फैमिली। मतलब आप फैमिली मेंबर्स सबके साथ बैठ के काउंसिल करना है कि भाई पेशेंट की ये स्थिति है, ये स्टेज है, ये स्थिति है, अब कोई ट्रीटमेंट हम एक्टिव ट्रीटमेंट कर नहीं सकते एंड पेशेंट जो भी हो ही और शी इज नॉट फिट फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट, और हम अभी तो पैलिएशन ही करेंगे, एंड ऑफ लाइफ केयर करेंगे। सो और जो भी आप सोचते हैं कि पेशेंट की नेक्स्ट लाइफ स्पैन कितना दिन का हो सकता है, दिन में हो सकता है या हफ्ते में हो सकता है या व्हाटएवर, आप जो भी हम फील करते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं फैमिली के साथ बैठ के। एंड उसमें जल्दबाजी में यूजुअली नहीं होता, वो टाइम लेके आराम से, एंड क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होता है फैमिली का, कैसे हैंडल करें, बिकॉज इट इज समथिंग न्यू फॉर देम, मतलब उनके लिए नया है। हम लोग तो डील कर रहे हैं, उनके लिए नया है कि आगे कैसे बढ़े, कैसे जाए, क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चन होता है। हम क्या हॉस्पिटल में रखें या घर पे मैनेज करें, घर पे मैनेज करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें क्या पैरामेडिक सपोर्ट क्या चाहिए होगी, मेडिकल सपोर्ट क्या चाहिए होगी। सो एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले, फिर उस हिसाब से काउंसलिंग होती है एंड इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, और ये एक दिन का भी नहीं है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको फैमिली को इन्फॉर्म करके रखना है कि हाँ दिस आर द पॉसिबिलिटीज़, और ताकि वो भी तैयार रहे मेंटली एंड इमोशनली। सो सर मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा है कि ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी पेशेंट ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मेंटल हेल्थ का क्या रोल है सर ट्रीटमेंट के दौरान? मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटल हेल्थ के बिना जो टफ नहीं होंगे, इनका ये ट्रीटमेंट झेलना बहुत मुश्किल है, और काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें पेशेंस मेंटेन करना, धीरता मेंटेन करना, शांति से सारा ट्रीटमेंट लेना, ये भी एक चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग फॉर द पेशेंट, चैलेंजिंग फॉर द फैमिली। इसमें बहुत सारे वेलबींग जुड़ा हुआ है, एक तो मेंटल इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, प्लस फिनेंशियल वेलबींग, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो अगर फिनेंशियल वेलबींग ठीक नहीं है, सारा फैमिली स्ट्रेस में आ जाता है, राइट। साथ साथ पेशेंट भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, भाई कैसे होगा, क्या होगा, मेरे लिए सब कुछ ये लोग कर रहे हैं इतना कुछ। सो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे, और अल्टीमेटली जाके जो लोग स्ट्रांगली इस चीज़ों को फेस नहीं कर सकते, जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहता। ये ट्रायल में, शोध में देखा गया है ऐसा कि जो लोग पूरा बोल्डली ये ट्रीटमेंट को, कैंसर डायग्नोसिस को हैंडल करते हैं, ट्रीटमेंट को पूरा लेते हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और बहुत बढ़िया
आगे जाके रिजल्ट आता है। फैमिली और पेशेंट के फ्रेंड्स पेशेंट को कैसे बेस्ट सपोर्ट दे सकते हैं सर? फैमिली और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को हमेशा उनको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड पे रखने की कोशिश करना चाहिए, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, उनको हमेशा ताकत दें, हमेशा ये समझाएं कि इट इज़ अ फेज ऑफ लाइफ जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा एंड आगे वो कैंसर की ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक हो जाएंगे और आगे चल के लंबा लाइफ रहेगा उनका। इस बातों को बार बार रीइंफोर्स करें, बार बार समझाएं इनको। कभी कभार क्या होता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उनको नॉर्मल लाइफ रूटीन वो करने नहीं देते, बोले आप बस रेस्ट करो, वो करो। अगर उनको अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत हाउस होल्ड कोर्स में हेल्प कर सकते हैं, जैसे 1-2 कप चाय बनाना चाहते हो खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए चाय बनाना चाहते हो, थोड़ा सा स्नैक्स बनाना चाहते हो, मतलब छोटा मोटा काम जो है घर का करना चाहे तो करने देना चाहिए, ताकि उनको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, उनको भी इन्वॉल्व रहेंगे कामों में। फिर पीयर ग्रुप्स के साथ भी इन्वॉल्व रहना है, जो सपोर्ट ग्रुप है, जो सर्वाइवर है, उनके साथ भी मिले, उनकी ग्रुप से मिले। ये लोग भी एनकरेज करेंगे। जब पेशेंट खुद देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप है, बहुत बड़ा सर्वाइवल, इसका मतलब इतने लोग ठीक हो गए हैं, दे आर लीडिंग ए गुड लाइफ, नॉर्मल लाइफ, तो बहुत सारी जो डर है मन में वो खत्म हो जाता है कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो सामने आप देखेंगे लाइव एग्जाम्पल्स, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो चाहे डॉक्टर कितना भी काउंसलिंग कर ले, इसका जो इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आगे बात करेंगे प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल की। सो सर, ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो आप प्रेफर करते हैं जो कैंसर के रिस्क को कम करते हैं? देखिए, कैंसर बढ़ता है स्मोकिंग के कारण, अल्कोहल के कारण। तो पहली बात तो ये है, ये दोनों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये दोनों से दूर रहना चाहिए। तीसरा है प्रोसेस्ड मीट कार्सिनोजेनिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोसेस्ड मीट, अगर क्योंकि बहुत लोग अनजाने में भी प्रोसेस्ड मीट ले रहे हो, फास्ट फूड जॉइंट्स में जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे हैं, आपको पता है, वहाँ पे जाते हैं, सारे प्रोसेस्ड मीट होते हैं, हाई टेम्परेचर पे वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इंटेस्टाइन्स। आज के डेट पे इंटेस्टाइनल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमारा फूड हैबिट चेंज हो चुका है। जो कन्वेंशनल, जो हमारे इंडियन डाइट था, उसमें ये सब चीज़ें थी नहीं। ज़्यादातर हमारा जो कन्वेंशनल डाइट था वो था प्लांट बेस्ड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल लेते थे, जितना खाना खाते थे पेट साफ करके सारा निकलता भी था, बिकॉज हाई फाइबर था। आज के डेट पे बिकॉज ये सब प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो फाइबर तो होता नहीं है, तो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, 2 दिन 3 दिन में पेट साफ होता है, विच इज अगेन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ GI कैंसर। इंटेस्टाइनल कैंसर बढ़ा रहा है ये फूड हैबिट। रेगुलर एक्सरसाइज, आज के डेट पे ये सब लैपटॉप शैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, सारे काउच पोटैटो हो रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो ये सारी चीजें बच्चे जीवन से ये सब कुरकुरे मुरमुरे ये सब लेते जा रहे हैं। इवन आउटडोर्स गेम भी कम हो गए। सो these are जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करते हैं, तो these are प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कैंसर। तो वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारा लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो सर, स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है और ये किस एज में हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखो, स्क्रीनिंग तो बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग से कैंसर नहीं होगा। स्क्रीनिंग से ये होता है कि अर्ली स्टेज में अगर किसी को कैंसर हो रहा है, वो पकड़ में आ जाता है। और फिर अर्ली स्टेज में होता है, जैसे हम लोगों को पता है कि अर्ली स्टेज में होता है तो हम क्यूरेटिव इंटेंट में जाते हैं। एकदम स्मॉल ट्यूमर होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि ब्रेस्ट का भी हो, बहुत स्मॉल ट्यूमर हो तो सर्जरी से कम बन सकता है, आगे चल के रेडिएशन और केमोथेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ता। इवन अगर स्टेज 2 में आप डिटेक्ट कर लो तो सर्जरी और केमोथेरेपी से कम बन सकता है। इवन सम केसेस में आप रेडिएशन भी अवॉइड कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ें स्टेज 3 में जाओगे तो आपका केमो भी होगा, रेडिएशन भी होगा, सर्जरी भी होगी। और स्टेज 4 पे जाओगे तो फिर तो सर्वाइवल भी उतना लंबा है नहीं। तो
ऐसे ही स्टेज 1 में डायग्नोस्ट हो जाता है, अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस उसके कारण, तो स्टेज 1 में सिर्फ सर्जरी करके आपका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और लॉन्ग लाइफ रहेगा। सर हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ ऑन्कोलॉजी। आपको क्या लगता है सर, फ्यूचर में आने वाले टाइम में कैंसर के ट्रीटमेंट में आगे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? जिस तरह से एआई हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैंसर में भी इसका बहुत ही जोरदार इफेक्ट आने वाला है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा मेरे हिसाब से। फिर आगे चल के मेरे हिसाब से कैंसर वैक्सीन भी आने वाला है, वो भी आएगा। सो उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा इलाज में। राइट। सो यही दो चीज़ें हैं जो आगे चल के काफ़ी जोरदार इम्पैक्ट डाल सकता है कैंसर ट्रीटमेंट में। ओके, सो सर आज के पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर्स क्या लेके जाएं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, कैंसर अच्छी बीमारी तो है नहीं, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। तो इसीलिए कि हम इसको प्रिवेंट करने के तरीका जैसे हमने डिस्कस किया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, वैपिंग इससे दूर रहे, हेल्दी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब लिया करें ताकि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बने और एंटीऑक्सीडेंट से हमें कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प मिले। तो मैं चाहूँगा कि आने वाला जनरेशन जंक फूड को त्याग करके हेल्दी जो कन्वेंशनल इंडियन डाइट है, इंडियन फूड हैबिट पे लौट जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आने वाला है, वही प्रोटेक्टिव है, वही चीज़ें हमें लग रहा है कि वही चीज़ें फॉलो करना चाहिए जिससे हमें हेल्दी लाइफ मिले और एक्टिव लाइफ मिले। और इस तरह की जो लाइफस्टाइल है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल विद गुड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर्स इन द डाइट एंड एक्सरसाइज डेली, वो आपके हार्ट के लिए भी सही है और कैंसर से भी बचने में हेल्प करता है। तो ये ही जो है टेक होम मैसेज है। हमने बचपन में एक वो पढ़े थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आज भी लागू होता है और इसमें तो बहुत ही एप्ट बैठता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट में कोई ऐसे कोई वो नहीं है, इट इज़ अ पेनफुल थिंग। और ट्रीटमेंट करके क्यों ठीक होना है, मतलब प्रिवेंट करो ताकि हो ही ना। थैंक यू सो मच सर, हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमारे व्यूअर्स को। और मैं आशा करता हूं अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम आपके कमेंट्स से कुछ टॉपिक्स निकालें और आगे चल के हमारे साथ और भी बड़े एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ टिप्स शेयर करें। थैंक यू सो मच।